कोई भी चीज बेटा रोटेशन में मतलब घूम रही है। अब घूमने के लिए बेटा उसको एक एक्सिस की जरूरत होती है, और एक्सिस मतलब वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अबाउट हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हो गई बेटा? जेड एक्सिस, तो आई जेड होगा। आई जेड बराबर सम ऑफ दीज टू एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स प्लस आई वाई। अब समझते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। अभी तक आप लोगों के लिए इक्विलिब्रियम जो जीवन में चल रहा था वो सिर्फ एफ नेट जीरो करने से आ जाता है, पर वास्तविकता में बेटा एफ नेट जीरो करने से सिर्फ आपको जो इक्विलिब्रियम मिला है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मिला है। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। और आज बेटा मैं लेकर के आया हूं माइंड मैप रोटेशनल मोशन का, जो वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास के शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। उसके बाद बेटा आपको अपने रोटेशनल मोशन के नोट्स बनाने हैं। और कई बच्चे जिनका अभी ये चैप्टर नहीं हुआ है तो बेटा वो उस चैप्टर के होने के बाद ये नोट्स बना लें तो ज्यादा बेटर आपको चीजें समझ में आएंगी। है वही सेम चीजें, पर आपको अभी उनका रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा। तो जब ये चैप्टर आपकी क्लासेस में खत्म हो जाए उसके बाद ही देखिएगा। देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। टुडेज गोल कहां से शुरू करेंगे बेटा? इनर्शिया कैलकुलेशन से शुरू करेंगे, फिर मैं आपको टॉर्क समझाऊंगा, फिर एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग और टॉपलिंग। जैसा कि नया सिलेबस आया है उस नए सिलेबस में रोलिंग और बेटा टॉपलिंग वाला पार्ट नहीं है। उसका ऑथेंटिकेशन अभी तक टाइम बीइंग में, जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत हैवी लोड है तो इस वजह से वो पीडीएफ जरूर मैंने देख ली है, पर ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने उस चीज को नहीं देखा है। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि ये पार्ट उसमें है या नहीं है। और इन केस अगर आप लोग बेटा जैसे ही वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो उसके बाद मेरे ख्याल से रोलिंग वाला पार्ट उसमें नहीं है, ठीक है? तो पर मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं किससे बेटा? हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि रिजिड बॉडी कौन सी होती है। रिजिड का हिंदी मतलब बिल्कुल समझो। कोई भी चीज रिजिड है, हम कहते हैं यार तुम बहुत रिजिड हो, हमारी बात मानते ही नहीं हो। तो रिजिड का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा ठोस, स्टिफ। अब कोई चीज बहुत ज्यादा ठोस होगी बेटा तो हम कब कहेंगे कोई चीज ठोस है? जब डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। या तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस, या तो ये मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स विल नॉट चेंज। उसका भी मतलब क्या होता है बेटा? रिजिड बॉडी होता है एक ऐसी बॉडी जो अपना शेप और साइज चेंज ना करे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल डज नॉट चेंज, मतलब डिस्टेंस मतलब शेप एंड साइज की बात कर रहा है। अब बेटा रोटेशनल मोशन की अगर बात समझे तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है। जो हमने कहां पे पढ़ा हुआ था बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और सेम चीज हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा मोशन इन अ प्लेन में। वहां पे जो भी मोशन था एक्स और वाई में हो रहा था, और वो मोशन कैसे थे? इंडिविजुअली ट्रांसलेशन था एक्स में और वाई में। और इसके बाद फिर हम लोगों ने एनएलएम पकड़ा। एनएलएम के बाद हम एनएलएम के आखिरी टॉपिक पे आए थे जिसका नाम था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वहां पे चीजें घूम रही थी, वो बेटा क्या था? प्योर रोटेशन था, जहां पे चीजें आराम से घूम रही है। आपने इस तरीके से पढ़ने से पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। अब हमने क्या किया बेटा? इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया और उसको हम लोग बोलते हैं कटार, जिसका मतलब होता है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। इसी के बारे में हमें बहुत डिटेल में समझना है। अब ये समझने से पहले बेटा पहली जो टर्मिनोलॉजी हमें डिटेल में समझनी होती है उसका नाम होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कोई भी चीज बेटा रोटेशन में मतलब घूम रही है। अब घूमने के लिए बेटा उसको एक एक्सिस की जरूरत होती है, और एक्सिस मतलब वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अबाउट हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। इमेजिनरी एक्सिस अबाउट विच बॉडी इज रोटेटिंग। फॉर एग्जांपल यहां पे कोई पार्टिकल है बेटा, इस पार्टिकल के बाद v वेलोसिटी, और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई एक पार्टिकल है जो बेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके आप चक्कर लगा रहे हो। आप तो खैर किसी और के चक्कर लगा रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? अब यहां पे बेटा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमें रोटेशनल मोशन समझने के लिए अच्छे से आने जरूरी है। पहला बेटा होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें हम लोग ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं बेटा? सर्कुलर मोशन में। तो हमें
इन चीजों को बस रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते हैं। बचा कौन सा टॉपिक बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कटार, दैट मींस कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये वाला पार्ट आप रोटेशन के अंदर पढ़ते हो, ये ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे पहला पैरामीटर से, जिसको हम कहते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हमने क्या पढ़ा था बेटा? इनर्शिया सर पहले हम लोगों ने एनएलएम में कहीं पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है, अपनी स्टेट में चेंज आने से जो चीजें अपोज करती हैं उसे हमने इनर्शिया बोला। वहां पे अभी हमारे पास जो मोशन हो रहा था वो लीनियर मोशन हो रहा था, क्योंकि यहां पे बेटा जो मोशन हो रहा है वो एक सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है, रोटेटिंग फॉर्म में हो रहा है। तो रोटेशन में जो दिक्कत आने वाली है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम वी हैव टू फेसिंग बाय रोटेटिंग द बॉडी। किसी चीज को घुमाने में कितनी तकल्लुफ होने वाली है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आप बस एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। हाँ सर बताओ। कि मान लो मैं हूं और अब मेरा नाम भी अभिषेक है, तो ऐसे ही कोई मिलता जुलता नाम चूज कर लेते हैं। आप लोग कहोगे ये फेक है, तो मान लो कोई पार्टनर है दूसरा, वो ऐश्वर्या है। ठीक है, अभिषेक और ऐश्वर्या, इमेजिनरी। ठीक है, हाँ। तो अगर बेटा एक आपने डांस देखा होगा जहां पे लड़का इस तरीके से पकड़ती है और यहां पे लड़कियां इस तरीके से घूमती हैं। हाँ सर, अगर मुझे ऐसे पकड़ना है और मुझे ऐश्वर्या को ऐसे ऐसे घुमाना है तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। हाँ सर, पर अगर ऐश्वर्या वही सर आपके साथ करेगी, एक तो सर आपका मास बहुत ज्यादा है, अभी ही कल ही परसों सेंचुरी मारी है, आईपीएल कह रहा हूं, वर्ल्ड कप से पहले तुम्हारे सर सेंचुरी मार चुके हैं अपने वेट में। हाँ सर, अभी ही सेंचुरी मारी है, और ऊपर से सर आपका जो आकार है वो बिल्कुल अदरक के जैसा है, कहीं यहां से निकल रहे हो कहीं वहां से निकल रहे हो। तो मतलब मुझे अगर ऐश्वर्या जी घुमाने की कोशिश करेंगी तो उन्हें बेटा बड़ी तकलीफ होने वाली है। उसके दो मेजर कारण ये होंगे कि एक तो सर क्या होगा कि आपका जो एक्सेस, जो आपका मास है वो ज्यादा है, और दूसरा आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना वो बड़ा फैला हुआ है। ये दोनों चीजें बड़ी प्रॉब्लम करने वाली है। तो सेम बेटा यहां पे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I बराबर mr² हो जाता है, जहां पे r जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होती है बेटा kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशन इज ml2 के बराबर होता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको यहां पे वैसे तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, पर कई बार आपको अगर ऐसे ऑप्शन दिए जाएं कि ये टेंसर भी अगर वहां पे शामिल हो और फिर स्केलर लिखा हो, तो पहली प्रायोरिटी आप टेंसर को देने वाले हो, दूसरी प्रायोरिटी आप स्केलर को देने वाले हो। ठीक है सर, आर क्या होता है बेटा? दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये समझा चुका हूं। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पर डिपेंड करता है? पहला होता है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, के हम उस चीज को किस तरीके से घुमा रहे हैं। दूसरा उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, फैला कैसा है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेटा मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और मास ऑफ द बॉडी, मास ज्यादा है कम है, ये सारी बातें पे डिपेंड करता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे बेटा कुछ हमारी यूनिफॉर्म बॉडीज हैं जिनका हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए। जैसा मैंने सेंटर ऑफ मास से समझाया था कि सेंटर ऑफ मास इन लोगों का बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसी तरीके से बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मैं यूनिफॉर्म रॉड की बात करूं तो बेटा एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज, एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से, क्योंकि अभी आपने देखा कि आपकी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाती है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आता है। तो इस बार यहां पे आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि आपसे जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं वो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूछ रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी किस एक्सिस के अलोंग घूम रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की। जैसे यहां पे बात करें एक्सिस आप पासिंग फ्रॉम इट्स एज, एज से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये लेंथ हो गई, और ये एक्सिस है, ये बेटा एज है, और ये क्या है? लेंथ है। तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। हाँ सर, एक्स एज से पास हो रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसका होता है बेटा ml²/3। वहीं अगर एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का कहां आता है? L/2 पे आता है, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो ये हो गया, तो बेटा इसका ml²/12 हो गया। ये कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। वहीं अगर रिंग की बात करें, पर रिंग की कौन सी बेटा?
कौन से एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ऐसी एक्सिस जो मेरी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो उसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। यही रिंग को अगर मैं चेंज करके बेटा डिस्क में बदल दूंगा, तो डिस्क का एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर किसके है बेटा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो जरूरी नहीं है डिस्क ऐसी रखी हो, ऐसी रखी हो या ऐसी रखी हो। हर एक केस में बेटा एंगल जो बन रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन का आपके प्लेन से, वो कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है। ओके सर, हॉलो सिलेंडर की बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? हॉलो सिलेंडर अगर आप देखो खोखला होगा, इसको अगर मैं दबा दूंगा तो क्या वो रिंग की तरह नजर आएगा? हाँ सर। और उसका कितना होता है बेटा? mr² होता है रिंग का। कौन सी एक्सिस का? एक्सिस जो लेंथ के अलोंग है, देखो लेंथ के अलोंग है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। वहीं बेटा सॉलिड सिलेंडर होगा तो ये भरा हुआ है, इसको आप दबा दोगे तो ये किसका शेप ले लेगा? डिस्क का। डिस्क का आई क्या होता है? mr²/2 पर कौन सी एक्सिस? एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द लेंथ एंड पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये वाली बात आप याद रखना। ऐसे ही बेटा सॉलिड स्फीयर का आप याद रखना, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसका क्या होता है? दैट इज 2/3 mr²। और वहीं अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें, ऊपर वाला हॉलो है, नीचे वाला सॉलिड है, दैट इज 2/5 mr²। कोन को बेटा, हॉलो कोन को अगर आप दबा दोगे तो फिर से डिस्क बन जाएगी, जिसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है mr²/2। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा गाय रेडियस भी बोला जाता है, दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू इट्स सेंटर ऑफ मास। या फिर हम ये कह सकते हैं ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे मैं पूरी बॉडी को कंसंट्रेट मान सकता हूं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बेटा इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो हम लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। बेटा डिनोट किससे करते हैं? के से। रोलिंग में काफी काम आता है बेटा, जहां पे आई बराबर mk² होता है और k की वैल्यू √i/m के बराबर होती है। ओके सर, अब अगली आ जाती है बेटा, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हमारे पास दो थ्योरम है। एक का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरी थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बेटा जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर की बात करता है, इक्वल टू द सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर एक्सिस द बॉडी विच इंटरेक्ट विद द फर्स्ट। मतलब बेटा कोई भी बॉडी दी गई है जिसके परपेंडिकुलर बात कही गई है, जैसे ये आपका एक डायग्राम है, ये एक्स और वाई के बीच में बना हुआ है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हो गई बेटा? जेड एक्सिस, तो आई जेड होगा। आई जेड बराबर सम ऑफ दीज टू एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स प्लस आई वाई। अगर मान लो आपसे बेटा ये जो बॉडी है वो अगर रख देता एक्स और जेड के बीच में, तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हो गई? वाई, तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड हो जाता। क्लियर है? ये बेटा हम जो लगाते हैं ये हमेशा हम लोग प्लेनर बॉडीज के लिए लगाते हैं, और प्लेनर बॉडीज कैसी बॉडीज होती है? 2 डायमेंशनल बॉडीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा यहां पे मैंने एक रिंग दे दी गई है, जिसकी जो रेडियस दी गई है वो आपको कितनी दी गई है? r, और इसका मास कितना दिया गया है? m। इस एक्सिस के अबाउट आपको आई बताना है क्या होगा। मैंने कहा सर एक काम करता हूं, ये जो एक्सिस दी गई है इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगी, ये जेड एक्सिस जो रहेगी, इसके अबाउट मुझे पता है वो कितना होता है सर? वो होता है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। बिल्कुल सही। आई जेड क्या है बेटा? जो इधर से पास हो रहा है वो तो आपको पता है, दैट इज mr² बाय दैट इज इक्वल्स टू आई, और आई क्या हो जाएगा? 2i, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mr²/2। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? इस एक्सिस को बोलेंगे बेटा ये एक ऐसी एक्सिस है जो डायमीटर के अलोंग है, या ये एक ऐसी एक्सिस है जो मेरे प्लेन के अलोंग है। वो वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन थी, ये वाली पैरेलल टू द प्लेन है, या अलोंग द प्लेन है, या अलोंग द डायमीटर है। बेटा आपको एक्सिस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ये दे दिया कि एक डिस्क दी गई है जिसका रेडियस आपको r दिया गया है और मास आपको कितना दिया गया है? m दिया गया है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपको क्या करना है बेटा? एक ऐसी एक्सिस बनानी है जो इसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो। हाँ सर, तो ये इसके क्या हो गई? परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? आई जेड, और आई जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आई इन दोनों के बराबर हो जाएगी। तो आई कितना है डिस्क के लिए? दैट इज mr²/2, दैट इज इक्वल्स टू 2i। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू mr²/4 के बराबर।
ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, ऐसी एक्सिस जो कहां से पास हो रही है, पैरेलल टू द प्लेन है या अलोंग दी डायमीटर है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। तो बेटा ये हमेशा प्लेनर बॉडीज के लिए लगती है। तो हमारे पास जो प्लेनर बॉडी है वो रिंग है या फिर तो हमारे पास क्या है बेटा, डिस्क है। इन्हीं में आप लगा सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर मींस सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या है, ये तो स्टेटमेंट है, इस पे मत जाओ आप, इस पे जाओ डायग्राम पे। मान लो बेटा ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी इसके अलाउंग क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, घूम रही है, और इसके बीच में और इसके बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है वो d दिया गया है, और ये पॉइंट क्या दिया गया है, सेंटर ऑफ मास। तो ये कहता है मुझे जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके पैरेलल एक एक्सिस बनाओ। पर जो वो पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए ना, वो कहां से पास होनी चाहिए, वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो वो ये कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है वो दैट इज आईसीएम प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू md स्क्वायर। तो यहां पे d क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है बेटा, ये दोनों के ऊपर लगा सकते हो, चाहे तो 2D पे भी लगा सकते हो और 3D पे भी लगा सकते हो। वन एक्सिस शुड बी पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास से तो एक्सिस एक जरूर पास होनी चाहिए, जिसके अबाउट निकालना है ना वो इस एक्सिस के क्या होनी चाहिए बेटा, पैरेलल होनी चाहिए। ये बात भी आप अच्छे से जान लो। अगला बेटा जैसे यहां पे आपको कहा गया है द एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात मैं समझा चुका हूं। जैसे मान लो ये आपको क्या दिया गया है बेटा, ये आपको एक डिस्क दी गई है जिसका रेडियस कितना दिया गया है, r दिया गया है, डिस्क है बेटा, मास कितना है m। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट तो मुझे पता नहीं है, पर तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी एक्सिस बनाऊंगा जो इसके कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ मास से पास होगी। बेटा सिमेट्रिक बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां से पास होगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर से। क्या ये बेटा पैरेलल टू द प्लेन नहीं है एक्सिस? हाँ सर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ICM प्लस मास इंटू डिस्टेंस इज r का स्क्वायर। हाँ सर। ICM की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये जो एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और डायमीटर के अलोंग है, तो इसका भी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला दैट इज mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर। बेटा एलसीएम लोगे तो ये आपका आंसर जो आएगा दैट इज 5 mr स्क्वायर बाय 4। ये इसके अबाउट क्या आ जाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये लगाया किसके लिए बेटा, खास बात ये है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D और 3D दोनों पे लग सकती है। ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिंग दी गई है जिसके अबाउट यहां का I आपको निकालना है, तो मैंने कहा सर अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन जो इस लाइन के पैरेलल हो, तो क्या बेटा वो ये वाली लाइन हो जाएगी। हाँ सर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है सर, ये तो हो जाएगा हमारा ICM। और ये जो लाइन आपको दिख रही है क्या ये रिंग के बेटा डायमीटर के अलोंग है क्या, नहीं है, ये रेडियस r है, ये दी क्या है बेटा रिंग जिसका मास क्या है m। ठीक है सर। तो यहां पे बेटा वैल्यू इसकी ICM की कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, ICM प्लस md स्क्वायर। हाँ जी सर। ICM की वैल्यू अभी निकाली थी बेटा जिसकी वैल्यू थी mr स्क्वायर बाय 2 प्लस मास इज m, डिस्टेंस बेटा यहां पे कितना है, r बाय 2 है, r बाय 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे ये 2 बार चला जाएगा, ये 2 और ये 1 3, तो 3 mr स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो बड़े ही आसानी से आ जाते हैं, बस देखने में थोड़े बड़े और अजीब से लगते हैं, ठीक है, पर आ जाते हैं, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब इसी के साथ बेटा जैसे हम लोग इंडिविजुअल बॉडी का तो लगा ही लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब ऐसे ही सवाल आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज में पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी में आपको क्या दिया गया है बेटा, रिंग दी गई है, ये तीनों आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट I। तो आप मुझे बताइए क्या ये वाली एक्सिस के लिए ये जो एक्सिस है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ जी सर। तो मान लो बेटा ये कहां से पास हो रहा है, ये इसका ICM हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका ICM। हाँ सर। और जो इस रिंग के साथ हो रहा है वही सेम इस रिंग के साथ हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ICM बेटा इस रिंग के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि रिंग दी गई है, और प्लस बेटा
इसको आर डिस्टेंस पे आप शिफ्ट करोगे तो प्लस एम डी स्क्वायर में, तो क्या ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो ये दोनों रिंग का आ गया। ये वाली रिंग के लिए बेटा क्या ये सरफेस से या डायमीटर के अलोंग पास हो रहा है या पैरेलल टू द प्लेन है? हाँ सर। तो इसका क्या हो जाएगा? दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये रिंग दी गई है। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एलसीएम लोगे तो 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 चला गया तो ये हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर, प्लस यहां पे हो जाएगा फिर से एम आर स्क्वायर बाय 2, एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, तो 7 एम आर स्क्वायर बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आ जाता है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको रिप्लेस करके डिस्क दे दूं और 4 दे दी, मतलब जो इसके साथ हो रहा होगा 1 के साथ वही 2 के साथ हो रहा होगा, दोनों में सरफेस से पास हो रहा है, डिस्क दी गई है और जो एक्सेस है बेटा वो कहां है? पैरेलल प्लेन के अलोंग दिया गया है या नहीं? हाँ सर। डायमीटर के अलोंग है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो यहां पे आई बेटा 1 और 2 का अगर लिखूं तो ये क्या 2 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा? हाँ सर। अगर सेंटर से पास होता या परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता, पर इन दोनों के लिए तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों के लिए बात करूं तो बेटा मेरी एक्सिस तो ये हो जाएगी आईसीएम वाली। हाँ सर। ये वैल्यू किसकी हो गई? आईसीएम की। और डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? यहां पे आर हो गया, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 स्फीयर है तो 2 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, ये बेटा आईसीएम की वैल्यू बाय 4। हाँ जी सर। प्लस एम आर स्क्वायर, बेटा ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर है। इससे ये बेटा 2 बार चला गया तो ये वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाय 2, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? ये 5 2 जा 10 हो जाएगा ना? नहीं, 4 और 1 5, 5 दूनी 10। हाँ 10 से मल्टीप्लाई भी नहीं करें तो यहाँ पे 2 इंटू 5 एम आर स्क्वायर बाय 2, 5 एम आर स्क्वायर बाय 4, इधर से इधर पे बेटा 2 चला गया और ये 5 और 1 क्योंकि नीचे का बेस सेम है तो 2 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, 2 से ये 3 आ जाएगा, तो 3 एम आर स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आसानी से आ जाएंगे। ये वाला सवाल का सॉल्यूशन मैं चाहता हूं आप करके बताएं। ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और मैं बता रहा हूं ना, इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 80% बच्चे गलत बताने वाले हैं। इसमें मुझे कुछ मत बताना, आप लोग बस एक चीज बता देना कि इसमें जो आर है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें आपको बतानी है। मैं कमेंट्स बहुत सीरियसली चेक करने वाला हूं। मैं देखता हूं कि आप इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इसके अबाउट ये दोनों स्फीयर का तो आपको नजर आ रहा है ना कि ये तो सरफेस से पास हो रहा है, तो इन दोनों का जो आई रहेगा वो 2 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर हो जाएगा, ये 2 स्फीयर का। अब इसका आईसीएम जो आएगा बेटा वो आईसीएम यहां पे आएगा। हाँ सर। ये आईसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? ये एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगी, तो यहां पे प्लस आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम डी स्क्वायर। ये डी की वैल्यू कितनी होगी? और ये पूरा सॉल्व ऑलरेडी कर दिया है। पूरा सवाल डिपेंड कर रहा है ये डी की वैल्यू क्या होगी, मैं देखना चाहता हूं। मैं तुमसे गलती जानबूझ के करवाना चाहता हूं और तुम गलती करोगे। हर किसी का रेडियस आर 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 है, मैं वेट करता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ऐसे ही इसी तरीके से आपको रॉड भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि स्फीयर ही देंगे, और रॉड काफी बार पूछी भी गई है। तो आप क्या करोगे बेटा? इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस का क्या निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये आईसीएम हो गया? हाँ सर। टोटल लेंथ एल है तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल बाय 2 हो जाएगी। बेटा आइडेंटिकल रॉड दी गई है, मास भी सबका सेम है, लेंथ भी सबका सेम है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? आईसीएम की हो जाएगी। तो इसके अबाउट आई जो रहेगा बेटा, जो एक रॉड के साथ होगा वही 4 के साथ होगा, तो 4 इंटू इस एक्सिस का क्या होता है? एम एल स्क्वायर बटे 12, क्योंकि बेटा सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, प्लस एम डी स्क्वायर, तो मास इज एम और डी स्क्वायर इज एल स्क्वायर बाय 4। तो ये कैलकुलेट करके आप मुझे बता देना। मेन इंटेंशन था कि आप ऐसा देख सको कि रॉड के साथ भी ये सिचुएशन बन सकती है। जैसे ही बेटा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख जाते हैं, उसके बाद हम टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। टॉर्क बेटा हमारे पास जो रोटेटिंग इफेक्ट में लगने वाली फोर्स जो रहती है बेटा, उसका नाम हमने जो दिया वो टॉर्क दिया। तो यहां पे देख सकते हो, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज नोन एज टॉर्क। बेटा टॉर्क कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला जो होता है वो टाउ वेक्टर बराबर आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है, वह थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और इसी टॉर्क को बेटा आप दो तरीके से लिख सकते हो, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ और एफ परपेंडिकुलर इंटू आर से भी लिख सकते हो।
तो आप देख सकते हो कि जैसे यहां पे हम देखें बेटा, इस नट बोल्ट पे मुझे क्या लगानी है, फोर्स लगानी है, तो ये फोर्स है और ये आर डिस्टेंस है। जितना आर बढ़ेगा बेटा उतना टॉर्क बढ़ेगा, और जितना फोर्स बढ़ेगा उतना हमारा टॉर्क बढ़ेगा। अगर बेटा आर की वैल्यू कम होती जाती है तो टॉर्क भी क्या होता जाता है, मुश्किल होता जाता है। R is the perpendicular distance from axis of rotation. SI unit बेटा न्यूटन मीटर है। डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, ml/t-2। और डायरेक्शन जो निकालेंगे बेटा वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। और ये वाली बात भी आप याद रखना कि आप हमेशा R क्रॉस F निकालना। कई बार बच्चा क्या कर देता है, बहुत जल्दी में रहता है बच्चा, तो बच्चा F क्रॉस R से रिजल्ट निकाल देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। R क्रॉस F से निकालना है। सुन लो सुन लो सुन लो, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, जहां पे बेटा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो रहता है बेटा वो डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी आ सकता है, जहां पे आप आर वेक्टर बराबर आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप, वेयर एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप आता है। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, जहां पे ऊपर आई जे के कैप आ जाएगा, आर एक्स आर वाई आई जेड एफ वाई और एफ जेड के बराबर। और यहां पे बेटा आप डिटरमिनेंट और क्रॉस कर सकते हो, इन दोनों को क्रॉस करके इसका इससे मल्टीप्लाई करना, इसका इससे मल्टीप्लाई करना विथ नेगेटिव साइन। अब समझते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। अभी तक आप लोगों के लिए इक्विलिब्रियम जो जीवन में चल रहा था वो सिर्फ एफ नेट जीरो करने से आ जाता है, पर वास्तविकता में बेटा एफ नेट जीरो करने से सिर्फ आपको जो इक्विलिब्रियम मिला है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मिला है, पर आपको रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं मिला है। मतलब रॉड ट्रांसलेटरी, आगे पीछे तो रॉड नहीं चलेगी पर रॉड घूम जरूर सकती है। तो अब अगर आपको बेटा पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में चाहिए तो अब आपका टाउ नेट भी जीरो होना चाहिए और एफ नेट भी जीरो होना चाहिए। तो अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो रहती है बेटा, पहले तो आप क्या करोगे, एफ नेट जीरो करोगे, फिर आप टाउ नेट जीरो करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक रॉड दी गई है बेटा जो मासलेस है, जिसपे एक फोर्स लग रही है 10, दूसरा लग रहा है 20। अगर इसको आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो बेटा ऊपर से जो फोर्स लगाओगे वो कितने की लगा दोगे, वो सर मैं 30 न्यूटन की लगा दूंगा। तो मुझे क्या अचीव कर लिया बेटा, मैंने एफ नेट अचीव कर लिया कि नीचे से 30 लग रहा है, ऊपर से 30 लग रहा है, पर ये अभी भी घूम सकती है, पलट सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, मान लो ये आपका हिंज पॉइंट है, इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको अब नेट टॉर्क को जीरो करना है। ये वाली डिस्टेंस को आप x ले सकते हो और ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी 10 है। यहां पे बेटा r क्रॉस f करोगे तो इनवर्ट जा रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला r क्रॉस f करोगे तो आउटवर्ड जा रहा है, दैट इज 20 इंटू 10 के बराबर। तो यहां से आप देखोगे तो आपकी x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। इतने डिस्टेंस पे 30 न्यूटन को फोर्स लगा दोगे तब जाकर के आपकी बॉडी किस में आ जाएगी बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, तो बेटा टॉर्क जो रहता है दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है बेटा, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। जो डायरेक्शन हमारी बेटा टॉर्क की रहती है वही डायरेक्शन हमारी किसकी आती है, अल्फा की, बिकॉज अल्फा इज अ इफेक्ट ऑफ टॉर्क। आप ध्यान से समझो, जैसे आप पहले कहते थे ना कि यार फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में मेरा नेट एक्सेलरेशन होगा। उसी तरीके से बेटा जो हमारी टॉर्क की बात होती है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा नेट टॉर्क निकल के आता है उसी डायरेक्शन में हमारा नेट एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। इसी में बेटा अभी तक हम जो पुली पढ़ रहे थे वो हमारी पूरी पुली कैसी चल रही थी बेटा, सर पुली जो हमारी चल रही थी वो फ्रिक्शन लेस चल रही थी। अब आपकी यहां पे पुली जो आ जाती है बेटा उसके पास फ्रिक्शन आ जाता है, और फ्रिक्शन के आने के कारण ये जो डिस्क है ये घूमना शुरू कर देती है। यहां से आपके दो प्रकार के एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, एक आपका लीनियर एक्सेलरेशन पूछा जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है बेटा एफ नेट अपॉन एम टोटल। एम टोटल इज द टोटल मास, मतलब नेट फोर्स अपॉन मास बेटा ट्रांसलेशन प्लस मास ऑफ रोटेशन, और उसी को बेटा मास ट्रांसलेशन दैट इज m1 प्लस m2, और रोटेशन वाला बेटा ये डिस्क है जिसका मास क्या है m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है i है, तो इसके मास की वैल्यू i बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपसे अगर कोई डिस्क का एक्सेलरेशन पूछ लेंगे तो बेटा at बराबर a बराबर आर अल्फा होता है, तो यहां से आप डिस्क का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब अगली बात करते हैं बेटा, इसी के बाद जैसे ही हम ये समझने लगते हैं तो अब हमारे पास समझ आ जाती है कि यार एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज टाउ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी के बराबर होता है।
और यहां से अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mvr के बराबर होता है, जिसका एक और फॉर्मूला बेटा मास का अगर मैं वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोमेंटम हो जाएगा, तो r क्रॉस p के बराबर भी होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए mr परपेंडिकुलर इंटू v या फिर mvr परपेंडिकुलर के बराबर हम लोग इसको रख सकते हैं, या फिर हमें डिटर्मिनेंट के लिए फॉर्म दिया गया होगा तो r वेक्टर और v वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी तरीके से कर सकते हैं। और अगर बेटा यहां पे हम लोग को एंगल दिया है बिटवीन r एंड v, तो वो वाली वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं। यूनिट जो आती है बेटा दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डायमेंशन इज ml2t-1। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा यहां पे याद करो बिल्कुल वैसे ही जैसा वेक्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा सी वेक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू a क्रॉस b के बराबर होता है, तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b। उसी तरीके से अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr के बराबर आ रहा है, तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम L होता है बेटा वो v के भी परपेंडिकुलर है, और जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो r के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है वो। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन जैसा हम टॉर्क निकाल रहे हैं राइट हैंड थंब रूल से, पर याद रखना r क्रॉस v क्रॉस r नहीं मुन्ना, r क्रॉस v से निकालना है। अगर इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि हमारा आर भी सेम रहता है, हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज नोन एज स्पीड वो भी कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होता है? ये मैं पहले समझा चुका हूं, अब आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है सर, तो बेटा सर्कुलर मोशन के केस में एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा पार्टिकल के केस में ये रहेगा, बॉडी के केस में आई ओमेगा होता है। एंगुलर मोमेंटम हमारा बेटा कंजर्व होता है, कब कंजर्व होगा? जब हमारा नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस केस में हम ये बोल सकते हैं आई ओमेगा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, वेयर बेटा ओमेगा जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है। अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा तो मेरा ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके सर, इसी के बाद बेटा जैसे सेम हम लोगों ने WP में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, जहां पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहां पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखेंगे, जहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। अगर वर्क डन निकालना है तो बेटा F डॉट dx होता है, तो यहाँ पे टाउ डॉट डी थीटा हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला जैसे F डॉट v होता था, यहाँ पे टाउ डॉट ओमेगा के बराबर आएगा। अब बेटा आते हैं रोटेशनल वाले पार्ट में। ये वाला वो पार्ट है जो अभी सिलेबस से हट चुका है, एक बार कंफर्म करने की जरूर रिक्वायरमेंट है। जब ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी तो मैं जब ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ाने आऊंगा आपको, तो ये वाली बात मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा इस लेक्चर को, अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खुल पाई है बिकॉज ऑफ द लोड। ठीक है बच्चों, अब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बेटा, कोई भी चीज अगर v वेलोसिटी से जा रही है तो दिस मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन, घूम तो रहा नहीं है। ये वाला अगर घूम रहा है, ये आगे नहीं चल रहा, तो ये होता है प्योर रोटेशन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, जैसे आपने एक टायर को देखा होगा, तो एक टायर बेटा घूमता भी है और आगे भी चलता है, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी रोटेशन प्लस रोटेटरी मोशन। दोनों का क्या होता है बेटा? ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं सर ट्रांसलेटरी की बात करूं और सेंटर ऑफ मास से बैठ के देखूं, तो मेरे हर एक पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी है और हर एक पार्टिकल के पास एक एंगुलर वेलोसिटी है, जिनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे कोर्स में बेटा प्योर रोलिंग है, अब तो रोलिंग ही हट गया है, तो चलो प्योर रोलिंग है हमारे कोर्स में, तो बेटा वहां पे v इक्वल्स टू r ओमेगा होती है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो बेटा ये v और ये v 2v हो जाएगा, ये v और इसका नीचे वाला v बेटा 90 डिग्री बनाएगा। दोनों अगर क्वांटिटी सेम है तो ये v√2 होता है। नीचे वाले में बेटा ये v और ये इसके अपोजिट v में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और यहां पे अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी v एंगल 90 डिग्री बनाएगी, तो यहां पे भी √2v हो जाती है। ये वैल्यूज को याद रखना। कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे। कोई पूछे मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है, बेटा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। इसी केस में अगर आपसे ये पूछ ले कि नहीं यार मुझे ना टॉप मोस्ट से मतलब है ना बॉटम मोस्ट से मतलब है, मुझे किसी भी परपेंडिकुलर से किसी अल्फा एंगल पे मुझे वेलोसिटी बतानी है, तो बेटा उसका फॉर्मूला 2v cos अल्फा बाई 2 हो जाता है प्योर रोलिंग के केस में। और अगर डाउन साइड जाएगा बेटा, इस पार्ट के ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इस पार्ट के जस्ट नीचे जाएगा तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ऊपर बेटा वेलोसिटीज ऐड हो रही होती हैं और नीचे जो वेलोसिटी रहती है वो सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। ये बात आप अच्छे से याद रखना।
यहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी के केसेस की बात की जाएगी बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल आती है दैट इज टीई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जहां पे बेटा ये वाला जो टर्म है दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ट्रांसलेटरी वाली बेटा इसको अगर अपन नीचे भेज दे तो टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन जो रहता है उसका रेशियो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है। इस पे कई सारे सवाल आते हैं, तो यहां पे बेटा हर एक डिवाइस का या फिर हर एक ऑब्जेक्ट का मैंने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख दिया है। जैसे कि रिंग की बात की जाए, रिंग या हॉलो सिलेंडर का बेटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। डिस्क की बात करें तो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का बेटा दोनों सेम होता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2। हॉलो स्फीयर की बात करें तो बेटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3, और सॉलिड स्फीयर की बात करें तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 यहां पे होती है। वहीं अगर बेटा प्योर रोलिंग का केस समझे, कहां पे बेटा इंक्लाइंड सरफेस के केस में, अभी हम लोग ये सरफेस बेटा फ्रिक्शनलेस समझ रहे हैं। यहां पे बेटा जब किसी बॉल को मैंने रिलीज कर दिया है, वो जब नीचे जा रही है तो वहां पे वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड बेटा अगर घूम नहीं रहा होता तो कितना होता, √2gh, उसके अपन बोलते हैं स्किडिंग। ठीक है, अगर क्योंकि घूम रहा है तो बेटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाती है। मतलब यहां पे इनका रिलेशनशिप क्या रहता है बेटा, अपोजिट रहता है। तो जिसका 1 बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा रहता है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, कम रहती है। इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। मतलब यहां से अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को गिरा दूं तो सबसे पहले जो जाएगा वो सॉलिड स्फीयर जाएगा, और सबसे आखिरी में जो पहुंचेगा वो रिंग पहुंचेगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है बेटा। अगर मेरा किसका केस है, अगर मेरा स्लिपिंग का या स्किडिंग का केस है या स्लिपिंग का केस है तो जी साइन थीटा आता है, पर अगर रोल कर रहा है तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है। टाइम की वैल्यू देखिए यहां पे बेटा इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा। टाइम में बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है साइन, जिसका 1 बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो ज्यादा है उसका ये टाइम ज्यादा रहता है। इसीलिए बेटा डिस्क का ये वैल्यू ज्यादा है रिंग की, इसलिए इसे पहुंचने में समय लग रहा है। क्लियर है। अब अगला बेटा इसी केस में आपसे क्या पूछा जाता है, मिनिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला पूछा जाता है, जहां पे यहां पे भी आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आता है। यहां पे बच्चे ज्यादातर गलती कर लेते हैं। तो बेटा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्योर रोलिंग के म्यू बराबर tan थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। बेटा टॉपलिंग का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। टॉपलिंग बेसिकली क्या है, एक केस है जिस केस में क्या होता है कि अगर मेरा एक ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बेटा, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है सर, और ये इसका क्या है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। और ये क्या दिया गया बेटा, इसका सरफेस दिया गया। तो हमने बात क्या समझाई, हमने ये बात समझाई कि सर हर बॉडी के पास उसका mg होता है, और वो mg को कौन बैलेंस करता है, सर वो mg को बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा, नॉर्मल की होती है। हाँ सर, अभी कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अगर बेटा यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाता है इस पॉइंट के अबाउट, जो यहां से किसी पॉइंट यहां पे लगता है बेटा, ये जो डिस्टेंस दी गई है, ये x डिस्टेंस दी गई है, ये फोर्स F है। तो ये डब्बा क्या करने वाला है बेटा, अब ये यहां से ये पलटने वाला है, जिसे अपन क्या कहते हैं, टॉपल। अब यहां पे ये पलटने क्यों वाला है, क्योंकि R क्रॉस F से बेटा टॉर्क जो लग रहा है ना इस साइड को टॉर्क जो लग रहा है ना वो इधर पे लग रहा है टाउ 1। क्लियर है। अब इस टॉर्क को, क्योंकि हर बॉडी तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, अब वो इसको कौन बैलेंस करेगा। तो यहां पे नॉर्मल कहता है यार एक काम करता हूं, मैं mg को तो बैलेंस कर ही रहा हूं, मैं इस टॉर्क को भी कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूं। तो टॉर्क क्या करेगा बेटा, नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल कहेगा मैं इस टॉर्क को कैंसिल आउट करता हूं, तो खुद नॉर्मल यहां से बेटा y डिस्टेंस यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और आपका जो न्यू नॉर्मल है वो बेटा इधर पे आ जाएगा। ना मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ना कुछ होगा, बस नॉर्मल बेटा सेंटर ऑफ मास से y डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब r क्रॉस f करोगे बेटा तो अब ये वाला टॉर्क इधर पे इसको कैंसिल आउट करने के लिए आ जाएगा। तो टाउ 1 इज इक्वल्स टू टाउ 2 बेटा, ये क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेंगे। अगर टाउ 1 की वैल्यू देखें तो टाउ 1 इंटू एक्स, फोर्स क्या है, F1 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू वाई के बराबर है। कभी आपसे y पूछ लिया जाए कि कितना शिफ्ट होगा, तो F इंटू वाई अपॉन n के बराबर होता है।
तो इस तरीके से बेटा कितना ये शिफ्ट हो सकता है वो हम यहां पे निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों? और बाकी सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा। रोटेशनल मोशन के ये शॉर्ट नोट्स है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि 30 से 40 मिनट में हम आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दें। ठीक है, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, एक नोट्स लिखे गए हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, और इन नोट्स को 30 से 40 मिनट में मैंने आपको समझा दिया, जिससे कि आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क बन जाए कि यार सारी इंपॉर्टेंट चीजें अब मैंने लिख ली है। क्योंकि अगर मैं खुद से पूरे चैप्टर में, यार ये चैप्टर करीबन 9 से 10 लेक्चर में खत्म होता है, अब 9 से 10 लेक्चर में ये छाटूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, दैट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। कम से कम 2 से 2.5 से 3 घंटा चला जाएगा, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। पर अगर बेटा आप डायरेक्टली इसको लिख लेते हो और फिर अपना रिवीजन करते हो, तो आपको बस अब ऐड ऑन करनी है चीजें। तो जीरो से चीजें करना थोड़ी मुश्किल होती है, चीजों को ऐड ऑन करना फिर भी आसान होता है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे बेटा इस माइंड मैप के रोटेशनल मोशन की समाप्ति करते हैं। आप लोग ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, ख्याल रखिएगा और मस्ती में रहिए, थोड़ा मुस्कुराइए। आप PW में हैं। टाटा बाय बाय, सिया।